हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर यानी कल ही हमने शुरू किया था धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट माय डियर। और बहुत शानदार चैप्टर है माय डियर, बहुत शानदार चैप्टर है जो आप अक्सर जो है देखिए करंट के और पर पूरे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि ये विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है माय डियर। इसमें आप प्रैक्टिकली कुछ देख नहीं सकते हैं, बस जो है उसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। और वही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का इफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है तो बॉल जल रहा है, लाइटें मिल रही हैं, एक तरह से इफेक्ट ही है माय डियर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में उसका इफेक्ट देख पाते हैं, लेकिन एक्चुअली में करंट क्या है, चार्जेस क्या है, उसको हम कल भी देख नहीं सकते हैं माय डियर। तो ये बहुत शानदार चैप्टर है। खैर आज के लेक्चर शुरू करने से पहले माय डियर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है माय डियर न्यूमेरिकल वाले बाबा, ये चैनल जो है आप सभी का अपना चैनल है माय डियर। ये चैनल मेरा नहीं बल्कि ये आपका चैनल है। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने का माय डियर काम आपका है। मेरा काम माय डियर मुझे सिर्फ पढ़ाने आता है माय डियर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। बस मुझे पढ़ाने आता है, मुझे पता है कि आपका सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज़ें जानकारियाँ हैं। तो मैं आपको उस तरीके से प्रिपरेशन आपका कराऊंगा। 30 दिसंबर तक ये क्रैश कोर्स आपका चलेगा जिसमें आपका कंप्लीट पैकेज पूरा सब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव हर तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जिसके कारण आप क्या कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर माय डियर 80+ मार्क्स। मैं रोज बोलता हूं 80+ मार्क्स उन सभी स्टूडेंट्स का आएगा जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, हर वीडियो देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं माय डियर, और उसके साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और नोट्स का रिवीजन करेंगे। तभी जाकर के आप 80+, 90+, 95 मार्क्स तक आप फिजिक्स में आसानी से ला सकते हैं माय डियर, जस्ट आप 2 से 3 महीनों की तैयारी में माय डियर। तो मैं बस आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आपका ये परिवार न्यूमेरिकल वाले बाबा, इसको और आगे बढ़ाइए, बड़ा बनाइए, सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए माय डियर वीडियो को, और चैनल को आगे बढ़ाइए माय डियर। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स माय डियर। अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स माय डियर। फोर्स कैसा है, बोला मैग्नेटिक है। किसने दिया, बोला लॉरेंज ने दिया। बोला कौन सी क्वांटिटी के बारे में बोलते हैं ये, बोला सर फोर्स के बारे में बोलते हैं। मतलब ये हो गया, इसके नाम से पता चल गया कि सर लॉरेंज एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोर्स दिया है। बोला कैसा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उन्होंने दिया है माय डियर। तो ये अपने फोर्स के बारे में क्या कहते हैं जरा हम इस पे चर्चा करते हैं माय डियर, ठीक है। आप अब इस बात को समझिए कि क्या ये कहते हैं। पहली बात समझिए, हम जो है इस पूरे चैप्टर में मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है कि मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए 3 लॉ हम लोग पढ़ेंगे, 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए 2 लॉ प्लस उनके एप्लीकेशंस, यानी कि कम से कम 7 से 8 टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए पढ़ेंगे माय डियर। और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स के लिए 3 फार्मूले पढ़ेंगे हम लोग। उसमें हमारा पहला फार्मूला हमारा आता है लॉरेंज जो देते हैं। ये क्या कहते हैं ये पहले आप समझ जाइए माय डियर, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। पहला है एक चार्ज के बारे में, दूसरा है एक तार के बारे में, एक वायर के बारे में, एक कंडक्टर के बारे में, और तीसरा है 2 कंडक्टर यानी कि 2 वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, ये सेकेंड टॉपिक, ये थर्ड टॉपिक। मैं बोल रहा हूं आपको मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। पहला चार्ज के लिए पढ़ेंगे, दूसरा किसी कंडक्टर के लिए, और तीसरा 2 वायर के लिए जिसमें दोनों में क्या फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक चार्ज का केस पढ़ रहे हैं माय डियर कि एक चार्ज है और वो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ। चलिए इस फोटो की बात करते हैं। एक चार्ज है माय डियर क्यू, एक चार्ज है क्यू जो v वेलोसिटी के साथ, एक चार्ज क्यू v वेलोसिटी के साथ, फोटो समझेंगे माय डियर। एक चार्ज है क्यू जो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, गति करता है। एक आवेश जिसका वैल्यू Q है वो भी वेग के साथ में क्या कर रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति करता है। बोला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चारों ओर प्रेजेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर है? बोला सर एक्स एक्सिस की ओर हमने दिशा मान लिया है कि एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का माय डियर डायरेक्शन है। और जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बना के, फोटो समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है और एक्स के साथ यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बना करके, ये देखिए थीटा कोण बना करके हमारा चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, गति कर रहा है। बोला कहाँ, उसी फील्ड के अंदर कर रहा है। तो जब ये चार्ज मूव करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यही माय डियर लॉरेंज कहते हैं कि अगर कोई भी चार्ज मूव करता है, गति करता है, कहाँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है माय डियर। और वो फोर्स कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा, जाहिर सी बात है। और स्टूडेंट ने पहले ही बोल दिया है माय डियर कि मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। बोला कैसा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी माय डियर, उसी के बारे में लॉरेंज बात करते हैं कि अगर एक चार्ज माय डियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चार्ज अगर गति करता है, ध्यान दीजिए गति करेगा तभी होगा, गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बोला कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, उसी फोर्स की वैल्यू लॉरेंज ने दिया है माय डियर। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि लॉरेंज क्या कहते हैं। अब फोटो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि ये कितना बल लगता है। लॉरेंज के अनुसार अगर एक चार्ज मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है वो जरा हम देखते हैं। तो आप फटाफट अपनी कॉपी में माय डियर पेन कॉपी निकाल के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में लॉरेंज फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। लिखेंगे consider a charge plus q, consider charge plus q is moving with velocity v in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे इसे हिंदी में। माना कि एक आवेश Q v वेग के साथ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। मैं एक एक शब्द माय डियर लिखते वक्त बोलता भी हूं ताकि आप सुन के भी लिख सकते हैं, ताकि किसी बच्चे को अगर देखने में परेशानी हो कि कौन सा शब्द सर ने लिखा है, तो मैं बोलता हूं ताकि वो सुन के भी लिख सकता है। माना कि एक आवेश Q भी वेग के साथ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। वीडियो रुक करके लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। वीडियो रोक के लिख लेंगे माय डियर। आगे थीटा क्या है, थीटा क्या है माय डियर, एंगल बिटवीन किसके बीच में है, V और B के बीच में, एंगल बिटवीन V एंड B। ये हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, ठीक। अकॉर्डिंग टू, देन लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज के अनुसार
ऐसे लिखेंगे, हटाइए, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इज गतिशील आवेश Q पर लगने वाला चुंबकीय बल। बोला कितना होगा? यहाँ चाहे तो आप मैग्नेटिक जोड़ सकते हैं माय डियर, यहाँ आप मैग्नेटिक जोड़ दीजिएगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्जेज कितना होगा? देखेंगे क्या होता है। ये कहते हैं कि जो फोर्स लगेगा माय डियर, जो चुंबकीय बल लगेगा, यहाँ m लगा देते हैं। m मतलब मैग्नेटिक। तो चुंबकीय बल क्या कहते हैं कि जो आवेश है, आवेश के समानुपाती होता है। आप सभी अगर चाहें माय डियर तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो आपका लोरेंज कहते हैं कि गतिशील आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, तो फर्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे कि यह आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नंबर क्या बोलते हैं, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज की वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि लिखना चाहिए तो लिख सकता है कि चुंबकीय बल आवेश के समानुपाती होता है माय डियर। दूसरा क्या बोलते हैं कि ये जो चुंबकीय बल है, आखिर उसके ऊपर फोर्स कौन लगाता है? चुंबकीय बल उत्पन्न कौन करता है? बोला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय बल जो है उस चुंबकीय क्षेत्र के, मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और जो चार्ज मूव कर रहा है, इस चार्ज के भी प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात क्या बोलते हैं वो? तीसरी बात बोलते हैं कि v साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है माय डियर। v साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, v साइन थीटा का क्या मतलब है? यही एक बात आपको इसमें समझने वाली है। v साइन थीटा का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं, वो लॉरेंज कहते हैं कि जो चुंबकीय बल लगेगा माय डियर, वो चुंबकीय बल जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है ना, जिस वेलोसिटी के साथ, बोला v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो इस v वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर की ओर? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है? तो बोला सर तोड़ देंगे कंपोनेंट हम, ये रहा v, ये रहा थीटा, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस हो जाता है, तो इस v का इसके लॉन्ग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? v कॉस थीटा हो जाएगा। और जिधर v कॉस थीटा होता है उसके लंबवत, उसके परपेंडिकुलर v साइन थीटा होता है माय डियर। तो अगर आपको पता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर वाला जेड एक्सिस है माय डियर, तो जेड एक्सिस में हमारा कौन है? बोला ये जेड एक्सिस हो गया। तो इधर आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फोर्स। आपका जो क्या कहते हैं, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माय डियर, यानी ये रहा वेलोसिटी ये रहा माय डियर। अब इसका कंपोनेंट तोड़ना है किसके? इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कौन है? ये है। तो इसके परपेंडिकुलर, हालांकि ये भी है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जेड में, क्योंकि वेलोसिटी हमारा जेड एक्सिस की ओर है, जेड और एक्स के बीच में, एक्स जेड प्लेन में है, इसीलिए हमारा इसका कंपोनेंट किधर आएगा? जेड के अलोंग आएगा माय डियर। तो जेड के अलोंग इस v का कंपोनेंट कितना? इधर v कॉस थीटा और इधर v साइन थीटा। तो बोला ये जेड में v साइन थीटा आएगा। तो ये ही कहते हैं कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, वेग का कंपोनेंट किधर की ओर? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो बोला चुंबकीय क्षेत्र x में है, तो x का लंबवत कौन हुआ? बोला z हुआ। तो ये रहा z, z में कितना कंपोनेंट हो जाएगा? बोला v का v साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। इसके प्रोपोर्शनल होता है माय डियर। तीनों को फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए माय डियर। ये इक्वेशंस अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तीनों को मिला दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा? कि जो मैग्नेटिक फोर्स है माय डियर, वो Q के, B के,
और v साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। हम इसे सजा करके लिख देंगे थोड़ा, q v b साइन थीटा। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा माय डियर। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? बोला सर कांस्टेंट के आता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? बोला सर कांस्टेंट के आएगा। इस कांस्टेंट के की वैल्यू 1 मान ली गई है, तो 1 मान ली गई है तो इसको हटा देंगे, तो बोला सर मैग्नेटिक फोर्स आ गया कितना? क्यू भी बी साइन थीटा। ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी साइन थीटा। अब आप देखिए माय डियर, वेक्टर नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं आप सभी कि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। बोला बिल्कुल सर, ऐसा ही दिख रहा है हमको। चार्ज तो क्या है? चार्ज तो कांस्टेंट है, तो चार्ज तो बाहर हो जाएगा। ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है तो भी बी साइन थीटा क्या हो जाएगा? भी क्रॉस बी हो जाएगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर देंगे और नहीं तो ऐसे कर देंगे। अगर यहाँ से मैक्सिमम पूछा जाए हमसे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है माय डियर वो मैक्सिमम कितना होगा, तो बोला सर मैक्सिमम तो तब होगा ना जब ये फोर्स मैक्सिमम कितना होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। और 1 कितना पे होगा? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91 होगा। और साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको इस फोर्स को मैक्सिमम करवाना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम करवाना पड़ेगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? बोला सर 1 होती है। तो 1 यहाँ लिखेंगे नहीं, हटा देंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर? मैक्सिमम हो जाएगा क्यू भी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लॉरेंज फोर्स, सुन लीजिए क्या आएगा एग्जाम में, मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स कितना होता है? और ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, और ये आप टिक करके आएंगे और गलती करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पहले ही एक शब्द कह दिया मैक्सिमम, और जहां आप मैक्सिमम नहीं समझेंगे वहां पे क्वेश्चन आपसे गलती होगा माय डियर। मैक्सिमम का मतलब साइन थीटा को मैक्सिमम कीजिए, 1 कर दीजिए, बात खत्म। तो क्यू भी क्या होगा? मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स होता है किसी चार्ज के ऊपर जब वो चार्ज क्या होता है? मूव करता है माय डियर। इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये कब होगा आपकी मर्जी है, चाहे तो लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री। एग्जाम में अक्सर आता है माय डियर, मैं बोला हूं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। 2 मार्क्स के लिए और इसका रिजल्ट 1 मार्क्स के लिए। 2 मार्क के लिए डेरिवेशन और 1 मार्क्स के लिए इसका रिजल्ट, यानी कितना फोर्स लगेगा। बोला क्यू भी बी साइन थीटा लगेगा या क्यू भी बी मैक्सिमम लगेगा। चलिए माय डियर, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसी में लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। माय डियर, अगर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो वो भी फोर्स लगाएगा। और एक विद्युत क्षेत्र कितना फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा माय डियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज कितना फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर। बोला सर Q इंटू ई लगता है, Q इंटू ई लगता है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स, नेट फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो बोला सर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? वो है QE। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? बोला सर क्यू भी बी साइन थीटा। ये है सर टोटल फोर्स। और इसी टोटल फोर्स को नाम दिया गया है, याद रखेंगे, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे माय डियर, अभी देखिए क्या है ये
मैग्नेटिक लॉरेंज पढ़े थे अभी माय डियर, ये रहा लॉरेंज। हेडिंग ध्यान से देखिए अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लिखा हुआ था, चुंबकीय लॉरेंज बल, न कि लॉरेंज बल। तो चुंबकीय लॉरेंज बल अगर कहा जाएगा तो क्यू भी साइन थीटा, लेकिन अगर खाली लॉरेंज बल कह दिया जाए, केवल लॉरेंज फोर्स, तो इसका मतलब टोटल फोर्स, इस टोटल फोर्स को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करते हैं तो खाली मैग्नेटिक की बात करेंगे तो उस फोर्स को केवल मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहा जाएगा माय डियर, इस बात का ध्यान रखेंगे। लिख लीजिए, चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो सर क्यू को कॉमन कर लेंगे और ई का वेक्टर लगा देंगे, और ये तो क्या हो गया था, ये v क्रॉस बी, तो पहले ही हम लिख चुके थे कि v क्रॉस बी था। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये माय डियर यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए माय डियर, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। कहता है लॉरेंज बल कितना होता है। अगर खाली पूछ दे लॉरेंज बल, आपसे ऑप्शन में ये दिया रहे तो आप इसी को टिक करेंगे, F इजकल टू क्यू ई वेक्टर प्लस v क्रॉस बी। वेक्टर के फॉर्म में आपका ऑप्शन हो सकता है माय डियर, लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाएंगे, फिर भी मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव अलग से करवाऊंगा। चलिए वीडियो रोक करके आप नोट्स तैयार करते रहिए माय डियर। 23 ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक माय डियर, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बायोट-सेवार्ट लॉ। बायोट-सेवार्ट लॉ माय डियर, बायोट-सेवार्ट लॉ ऊपर में लिख दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरे के पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट माय डियर, इस चैप्टर का इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम लोग 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे माय डियर, उसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई नहीं है बायोट-सेवार्ट लॉ से। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से आपका बायोट-सेवार्ट लॉ होता है माय डियर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए जानते हैं ये है क्या। दो साइंटिस्ट हैं, नाम देखिएगा, एक है बायोट और एक है सेवार्ट। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को दिमाग नहीं लगाना कि सर हिंदी नहीं लिखा है, अरे हिंदी क्या लिखा है इसका बताओ, ये तो नाम है उनका, एक का नाम है बायोट, एक का नाम है सेवार्ट। आप लिख सकते हैं बायोट-सेवार्ट लॉ। इन लोगों ने लॉ दिया है, बोला क्या लॉ दिया है, शानदार बात बोली है। क्या बात बोली है, ऑरेस्टेड पे चलते हैं, फिर से ऑरेस्टेड पे चलते हैं। मैंने बोला कि ऑरेस्टेड माय डियर जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है ना, वो ऑरेस्टेड आपका कहीं पूछा नहीं जाएगा पर बार बार चैप्टर में आता रहेगा, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, एग्जाम की व्यू से नहीं, पूरे चैप्टर को समझने के व्यू से। चलिए फिर से चलते हैं। भाई ऑरेस्टेड ने बोला कि सर तार में अगर करंट फ्लो होगी तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो बोला बिल्कुल सर, अगर तार में करंट फ्लो होने वाली है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन होगा तो बताओ भाई वैल्यू कितना होगा, किसी पॉइंट पे वैल्यू कितना होगा, ये कैसे बताएं। बोला ये तो हम नहीं बताएंगे। मतलब कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कौन, ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ने नहीं बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक, बहुत कुछ सालों के बाद ये आ गए बायोट-सेवार्ट लॉ। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, उसने अपना काम कर दिया, ये तो बता दिया ना कम से कम कि भाई तार में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा भी, ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कितना होगा वो हम लोग मिलके बता देंगे।
बोला चलिए बताते हैं कि इन लोगों ने क्या बता रखा है। देखेंगे जरा, ये कहते हैं कि ये कोई तार है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि तार है तो सर सीधा कहानी बनाते हैं। अरे तार को सीधा कर लो, मोड़ लो, क्या होगा? करंट तो उतना ही फ्लो होगा। करंट की क्या खासियत है? तार को कितना भी मोड़ लीजिएगा तो करंट कम हो जाएगा माय डियर। बोला नहीं होगा। इसलिए करंट का ऐसा फोटो हम लोग बना लेते हैं नॉर्मली। ये कोई वायर है XY जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। सुनिए क्या बोलते हैं ये कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या देते हैं कि अगर एक तार है और तार में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, तो हम जानेंगे कि भाई करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बोला बिल्कुल हो जाएगा सर। तो जनरेट हो गया, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये बात बोला हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ माय डियर कि इस बात को समझिए कि हमारे पास जिन्होंने भी फॉर्मूला दिया माय डियर, जिन्होंने साइंटिस्टों ने फॉर्मूला दिया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। यानी हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर इस पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इस रूम का कोई एक पॉइंट, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये हम बता पाएंगे माय डियर। इसे समझते हैं। ये बोलते हैं कि XY एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो बोला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। बोला बिल्कुल हो गया, चारों ओर जनरेट हो गया है। अब किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी वैल्यू हम बताते हैं, यानी ये लोग बताते हैं। ठीक, तो जरा वो पॉइंट पहले सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए वो पॉइंट है कितना? P। वो पॉइंट कौन सी है माय डियर? P है। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी चर्चा ये करते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखिए तार तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो बोला किसके बारे में कहिएगा? तब तार बना लिए और कह रहे हैं तार के बारे में नहीं कहेंगे। बोला हम तार ही के बारे में कहेंगे लेकिन पूरा तार के बारे में नहीं बताएंगे। तो बोला किसके बारे में बताइएगा? तो एक टुकड़े के बारे में बताएंगे। बोला ठीक है वो भी बता दो। बोला ये बता दिए। क्या बताए? कि सर जो है इस तार का एक टुकड़ा है छोटा सा, इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी है? DL है। आ रहा है बात समझ में माय डियर? ये तार है XY जिसमें करंट फ्लो हो रहा है X से Y की ओर, और इस करंट इस वायर का हमने एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है? DL है। ध्यान से सुनिएगा, लेंथ कितनी है? DL है। तो बोला सर इस तार में टुकड़ा में भी तो करंट फ्लो हो ही रहा है ना? बोला बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ही रहा होगा ना? अरे सर जब तार ही में करंट फ्लो हो रहा है, जब पूरा का पूरा तारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो उसका एक पॉइंट भी ले लीजिएगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये DL मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस DL की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसी के बारे में हम यानी बायोट-सावर्ट लॉ बताएंगे माय डियर। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं ये कहते हैं, पहले फोटो आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, फिर ये लोग क्या कहते हैं इन्हें हम लिख देते हैं। पहले थोड़ा फोटो के बारे में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा माय डियर। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको नहीं दिखे। ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा है। ठीक है, बना लीजिए। चलिए अच्छा, चाहे तो इस एलिमेंट का आप नाम दे दीजिए A से लेकर के B तक। अब मैं इसके बारे में, ये फोटो के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। चलिए, कंसीडर अ वायर XY in which current I is flowing from X to Y. We consider, कौन सा क्या कंसिडर किए हैं? We consider a small element DL of wire and due to which magnetic field at point P
इज व्हाट, dB। ओके, इंग्लिश मीडियम के बच्चे माय डियर फटाफट उतारिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि सर हिंदी नहीं लिखा है। फटाफट से लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे। ऊपर वाला मिटा रहा हूं माय डियर। मैं जब बोलता हूं ना तभी सुन के लिख लिया करो। माना कि XY एक चालक तार है जिसमें धारा I X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। हम लाइट कट गया तो थोड़ा सा लाइटिंग की कमी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। हम चालक तार के एक टुकड़े DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB मानते हैं। चालक तार DL के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बोला dB मान लिया। छोटा सा टुकड़ा लिए हैं माय डियर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो छोटे नहीं मिलेगा आपको। पूरा तार लेते तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिलता। बोला सर छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटा टुकड़ा तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को dB से रिप्रेजेंट कर दिया। वीडियो रोकिए और नोट्स बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स बनाइए माय डियर, अदरवाइज रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप कितने भी बड़े, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना स्टूडेंट हो माय डियर, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप रिवीजन के बिना अगर आप एग्जाम देने जाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, कम से कम 2 से 3, 4, 5 बार तक रिवीजन आप हर सब्जेक्ट का, ना सिर्फ फिजिक्स का, केवल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना होगा, तभी आप शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे माय डियर। नेक्स्ट बोला ये मान लिया जो माना था, थीटा भी मान लीजिए चाहे तो। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R एंड एलिमेंट DL। कोण है किसके बीच में, R और DL के बीच का कोण। हिंदी में लिख लेंगे R और DL के बीच का कोण, ठीक है। अच्छा एक माय डियर एक शब्द है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, करंट एलिमेंट। ये जो शब्द है I इंटू DL, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। आप आम भाषा में समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, सर DL माने टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा नहीं लिए थे, इस टुकड़े को इंग्लिश में सर एलिमेंट बोलते हैं, और I को तो करंट बोलते हैं सर, तो हो गया करंट एलिमेंट। बस याद कर लीजिए ये बात, ये I इंटू DL को क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर करंट एलिमेंट। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी ये करंट एलिमेंट ही याद रखेंगे, I इंटू DL को क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। ठीक है, लिख लिए। आप लिखेंगे बाय से वाट पे, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवाट लॉ। बायोट सेवाट क्या कहते हैं, बायोट सेवाट के अनुसार, क्या अनुसार, कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस टुकड़े की वजह से, जो इस P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र इस बात पर निर्भर करेगा कि तार में धारा कितनी बह रही है। आप माय डियर बताइए, तार में धारा बहेगी तभी ना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पे निर्भर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस पे निर्भर करेगा माय डियर, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
होता है माय डियर। पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि आप तार का कितना बड़ा टुकड़ा सेलेक्ट कर रहे हैं माय डियर, कितना बड़ा टुकड़ा, बड़ा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा टुकड़ा आप ले रहे हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बोला सर डीएल के प्रोपोर्शनल होगा। ये रहा दूसरा नंबर। इसको हम लोग एक ही बार में लिख देते कि करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल था, फिर भी आपको समझने के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। तीसरी बात वो बोलते हैं कि साइन थीटा के समानुपाती होता है। जो ये एंगल बना है डीएल और आर, उसके बीच जो एंगल है थीटा, उसका साइन थीटा के समानुपाती होता है। और चौथी बात क्या बोलते हैं ये लोग? ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है माय डियर वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि कितना दूर आप जितना दूर जाइएगा, दूरी बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। सबको पता है यहाँ पे हम हैं तो हमारा प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो प्रभाव कम हो जाएगा। जितना दूरी होगा यहाँ से उसका प्रभाव मेरा कम हो जाएगा। इसी तरह से ये चार्ज अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इससे जितना दूर जाइएगा इसका इफेक्ट क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी क्या होगा? कम होता चला जाता है। तो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माय डियर। ये चार बातें बायोट सेवार्ट बोलते हैं, फटाफट अपनी कॉपी में माय डियर नोट कर लेंगे। नीचे में आपको नहीं दिख रहा है, मैंने देखा है स्क्रीन में आपको नहीं दिख रहा है, आर स्क्वायर। ये 4th नंबर में लिखा हुआ है डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं सुन के लिखिएगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे बस करना क्या है माय डियर, हमें न बस अब इन लोगों को क्या कर देना है, इन चारों को मिला दीजिए, इन चारों को मिला दीजिए। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई, ये लाइट कट जाने की वजह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों को मिला दीजिए। जब चारों को मिलाइएगा तो डीबी प्रोपोर्शनल देखिए आई डी एल साइन थीटा के समानुपाती है, तो बोला आई डी एल साइन थीटा के समानुपाती है। आर स्क्वायर नीचे में था तो बोला उसको नीचे में लिख दीजिए, बात खत्म। आई ऊपर में, डी एल ऊपर में, साइन थीटा ऊपर में, तीनों को ऊपर में लिख दिया, आर स्क्वायर नीचे में, नीचे में लिख दिया। बोला मिटा दीजिए, इसका काम खत्म। हम सभी को पता है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? बोला सर कांस्टेंट आता है के। आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देते हैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से। इस के की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोला सर के की वैल्यू डिपेंड करती है, अपने एक्सपेरिमेंट से बताते हैं, μ0/4 जिसकी वैल्यू 10 के पावर -7 होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये के की वैल्यू डिसाइड करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। के इजकल टू μ0/4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 के पावर -7 के बराबर होती है। और इसकी यूनिट कितनी होती है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। मैं यहीं पे वैल्यू लिख देता हूँ, चाहे थोड़ी देर बाद लिखता हूँ, रुक जाइए। पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए एक बार। बोला सर डी बी इजकल टू, चाहे मैं ऊपर मिटा देता हूँ, वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए, नीचे का नहीं दिखेगा इसलिए वीडियो रोक करके लिख लेंगे माय डियर। ठीक है, मिटा रहा हूँ। चलिए इस के की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो सर मिल गया हमारा फॉर्मूला। के की वैल्यू उन्होंने क्या देखी है? μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा बायोट सेवार्ट लॉ। बताते हैं कि अगर एक तार का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, तार का एक छोटा सा टुकड़ा डीएल लेंगे, तो इस डीएल की वजह से किसी एक बिंदु पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और उस छोटे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी? बोला इतनी होने वाली है। ठीक, अब हम चलता करते हैं थोड़ा सा के पे। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, मैं माय डियर अलग हट जाता हूं, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए
अब आते हैं इस के पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। और के इजकल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। बोला सर अगर 4 पाई जाके फिर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो म्यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। बोला बिल्कुल मिल जाएगी। म्यू नॉट इजकल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नीचे वाला मिटा रहा हूं। बोला सर ये म्यू नॉट है क्या? अभी तक आप 2 बार लिख दिए और बताया नहीं म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट जरा देखेंगे क्या है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, हिंदी में लिख देता हूं हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट, देखिए ये म्यू है और म्यू के नीचे 0 लगाया मैंने, नॉट है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, ये है चुंबकशीलता। अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेके चलता हूं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ में आपने एप्सिलॉन नॉट का नाम सुना था माय डियर। एप्सिलॉन नॉट ये क्या थी? परमिटिविटी थी। ये परमिटिविटी विद्युतशीलता, ये है परमिएबिलिटी चुंबकशीलता। अंतर समझेंगे माय डियर। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी थी, ये परमिएबिलिटी है। दोनों ही परमिशन की बात करते हैं। वो फोर्स की बात करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। आया है बात समझ में? दोनों ही क्वांटिटी क्या करती है? परमिशन की बात करती है। किसकी परमिशन? आयात देने की परमिशन देती है कि आप फोर्स लगाइए या आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कीजिए क्या, और उसका इफेक्ट शो कीजिए। तो ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। अंतर समझ गए? ये चुंबकशीलता, ये विद्युतशीलता। बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ में जैसा था वैसा ही ये भी है। लिख लीजिए इसका डायमेंशन माय डियर। डायमेंशन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है माय डियर। इसका डायमेंशन म्यू नॉट का डायमेंशन माय डियर, म्यू नॉट का डायमेंशन अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर एग्जाम में आता है। और मैं ये कहूँ अगर ये कहूँ माय डियर तो शायद ही कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, शायद ही कोई कंपटीशन का एग्जाम हो थोड़ा सा माय डियर वीडियो धुंधला हो गया है। हाँ चलिए ठीक हो गया। क्या है कि लाइट आ गया तो लाइटिंग की वजह से क्या होती है, अप डाउन हो जाता है। चलिए बोला हर एग्जाम में आप देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का यूनिट, दोनों की वैल्यू और दोनों का डायमेंशन याद रखेंगे। दुनिया के हर आईआईटी, नीट, एम्स, एनडीए हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू मिल गई। बोला सर इसका डायमेंशन बता दीजिए। तो डायमेंशन देखिए ये सामने आपको दिख रहा है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सर न्यूटन तो बल का होता है, बल यानी बल का डायमेंशन होता है ml का पावर -2 और ये सर रहा न्यूटन एम्पियर, तो एम्पियर का सर तो एम्पियर रहता है, एम्पियर स्क्वायर हो गया। बात खत्म। ये 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो सर माइनस हो गया। तो बना दीजिए ml का पावर -2 a का पावर -2। बस ये रहा डायमेंशन किसका? एप्सिलॉन नॉट का, म्यू नॉट का, सॉरी म्यू नॉट का डायमेंशन ml का पावर -2 a का पावर -2 माय डियर। लिख लीजिए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा एग्जाम के अंदर माय डियर। ये म्यू नॉट का वैल्यू 4π10 के पावर -7 यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और ये रहा आपके सामने डायमेंशन माय डियर। ठीक है। अब जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको रिलेशन पढ़ाया था एप्सिलॉन इजक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसी तरह से कॉपी पेस्ट आप यहां भी कर सकते हैं सर कि म्यू इजक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये आर ये क्या होगा सर? ये क्या होगा? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगी, रिलेटिव।
रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्षिक चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता। कौन है सापेक्षिक चुंबकशीलता माय डियर? ये है एप्सिलॉन म्यू नॉर, म्यू आर। लिख लीजिएगा, ये म्यू इजकल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के वक्त, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं पहले ही। ठीक है, बोलिए माय डियर। तो ये है आपका बायोट-सेवार्ट लॉ, खत्म हो गया है। और अब रह गया है इसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। बायोट-सेवार्ट लॉ के 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक स्ट्रेट वायर के लिए, एक सर्कल के सेंटर पे, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे, और एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे कोई पॉइंट है। तो 3 एप्लीकेशन इसके माध्यम पढ़ेंगे हम लोग 2 लेक्चर के अंदर। तो आगे के 2 लेक्चर्स बायोट-सेवार्ट लॉ के एप्लीकेशंस हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 2 लेक्चर। आने वाले 2 लेक्चर में 5 नंबर के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। माय डियर, वीडियो आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है? मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा है। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, लिख सकते हैं। बस मैंने क्लास शुरू होने से पहले कहा कि ये आपका चैनल है, मेरा काम है पढ़ाना। मेरे पास जितना नॉलेज है, मैंने इंजीनियरिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखा है वो सब कॉन्सेप्ट लगा करके जितना समझाने की कोशिश हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए और करता रहूँगा। बस आपको करना है कि आपको पढ़ने के साथ साथ इस परिवार को, इस चैनल को आगे बढ़ाने का भी काम करना है। मिलते हैं कल के लेक्चर में।